GTV में मुजाहिर आपको खुशामदीद करता है। बहरहाल सबसे बड़ी खबर तो बनेगी कि बिल आखिर बानी तहरीक इंसाफ की बेगम बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई के बाद बनी गाला पहुंच गई। बड़ा सरप्राइज़ था। बानी तहरीक की तरह उन पर भी एक के बाद दूसरे और तीसरे बल्कि दर्जनों की तादाद में केस थे और बनीगाला के बाद अब ताज़ातरीन इत्तला यह है कि वो पेशावर जाएंगी। बनीगाला ने बुशरा बीबी पे जो केस हुए थे तोशाखाना 1 तोशाखाना 2 तो उन्होंने गो के उन्हें कहा गया था कि वो जेल में नज़रबंद हों, लेकिन तोशाना केस में खुद जाकर बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी दी। कमोवेश 264 दिन, जी हाँ 264 दिन या 9 माह कह लें, बुशरा बीबी ने जेल में गुजारे। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि एक जो पस मंज़र एक घरेलू खातून का, एक मजहबी पस मंज़र, उसके बाद तो एक ऐसे वक्त में जबकि बड़े बड़े लोग खान साहब को छोड़ के चले गए, उन्होंने निभाई और एक अच्छा मैसेज गालिबन 26वीं आइनी तरमीम के बाद हुकूमत ने भी दिया कि उन्होंने मज़ीद किसी और केस में बुशरा बीबी को गिरफ़्तार नहीं किया। हमारे साथ हमीद लंगड़ा आज कवर करते रहे, हमारे साथ हैं हमीद। बुशरा बीबी की रिहाई वैसे आप गैर मतों को नहीं की जाएगी क्योंकि आपको इल्म है कि मादी में ये हुआ कि वो इनकी रहनुमा कोई गुजरांवाले से रिहा हुई तो सरगोदा में पकड़ लिया, सरगोदा से निकली तो लाहौर पकड़ लिया, डेरा गाजी खाने से पकड़ लिया, पेशावर जाके बेल ले ली। और बुशरा बीबी के साथ भी ऐसा कई बार हुआ कि कई केसेस में ज़मानत या रिलीफ मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तो आप नहीं समझते कि वो तो एक कानूनी आइनी मुशगाफियों से हटकर कि गवर्नमेंट को बहरहाल प्रेशर भी है, दबाव भी है, फिर ये भी कहने में हर्ज नहीं कि हमारे यहाँ केसेस जो हैं वो सियासी बुनियादों पर ही होते हैं, तो एक पूरा पस मंज़र तो है ना बुशरा बीबी का इस तरह रिहा होना। हमीद जी, हमीद ऐसा वैसे ही है। बानी चेयरमैन की एहलिया जो है बुशरा बीबी, वो ना सिर्फ उनकी एहलिया हैं बल्कि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बड़ी एक कलीदी हैसियत रखती हैं। और बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में गैर जो बिलवास्ता जिसे हम कहते हैं वो उसमें शरीक थी। उन्होंने कुछ चीज़ों को देखा भी सही और उसके बाद बानी चेयरमैन की हिदायत पर जो है वो मंजर आम से जो है वो गायब हुई, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिलाशुबा उनके लिए खुशी का दिन था, उनकी बानी चेयरमैन की एहलिया जो है वो रिहा हुई हैं। बनीगाला जब वो पहुंची तो यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद जमा हुई थी जिन्होंने भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया, उनकी गाड़ी के ऊपर गुलपाशी की गई। इसी तरीके से ख़वातीन कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। ना सिर्फ कारकुनान बल्कि रहनुमा भी पहुँचे। मेरे कैमरामैन हनीफ, अगर आपको मैं यहाँ इस जगह की अपना बैकग्राउंड ये लोकेशन दिखा सकूँ तो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये एंट्रेंस है, यहाँ से मेन रास्ता है और चंद कदम के फासले पर ये सामने जो है वो बनीगाला का मेन पहला बैरिकेड आता है। यहाँ से किलोमीटर के फासले के ऊपर जो है वो दूसरा बैरिकेड आता है और आज इमरजेंसी बुनियादों पर इस जगह को जो है वो सफाई का इंतज़ाम किया गया था और 2 घंटे दिए गए थे और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुलाजमीन ने यहाँ पर आए थे और उनकी जानिब से इस जगह की सफाई की गई, अंदर बनीगाला की मुकम्मल सफाई की गई। यहाँ पे जो बैरिकेड्स पड़े हुए हैं उनको साफ़ किया गया। और आमतौर पर जब खान साहब बानी तहरीक और ख़ुद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जब के जेल में जाने के बाद यकीनन कुछ लोग तो होते होंगे ना बनीगाला के अंदर। मैं गया हूँ, बहुत बड़ा वसी लॉन था, उसका संभालना या मुकम्मल तौर पर खाली था कर दिया गया था वो? नहीं, मुझे सब मुकम्मल तौर पर तो खाली नहीं था। जो बानी चेयरमैन के ज़ाती मुलाजमीन थे वो यहाँ पर रहते थे। फिर यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी जो उनकी थी ज़ाती, वो लोग यहाँ पर कुछ यहाँ पर मौजूद थे। गाहे बगाहे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुलाजमीन यहाँ पर भेजे जाते थे और वो इसकी देखभाल करते थे। फिर दूसरा, इसी बानी चेयरमैन की रिहाइश के सामने ही उनकी जो है वो हमशीरा का घर
घर भी यहाँ पर मौजूद था। नौरीन खानम और उसके साथ साथ उस्मा खान साहिबा जो हैं उनका घर इधर ही था, तो वो उनका जो रिहाइश भी इधर थी, तो वो गाय बगाए इस घर के अंदर आते थे और देखते थे। इसी तरीके से बुशरा बीवी के जो बच्चे थे, जो बेटियां थी, वो भी गाय बगाए इस जगह का चक्कर लगाती रही हैं। तो इसको मुकम्मल तौर पर तो ये खाली नहीं था, लेकिन ये था कि जो जिस तरीके से पहले रूटीन में ये आबाद था उस तरीके से नहीं था। फिर इसमें जब आज इस हवाले से बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से इतलात कन्फर्म हुई और उनकी रोबकार जारी हुई, तो फौरी तौर पर वज़ीर आला KPK की जानिब से यहाँ पर KP हाउस से टीम्स भिजवाई गई, जिन्होंने यहाँ पर आके सफाई भी की, यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह को रंग अब ये खबर आई है, अभी खबर कुछ देर पहले ये आई है कि ख्याल ये था कि बनी गाला बहरहाल एक बहुत बड़ी वसी जगह है, अकेले क़याम वैसे तो किया है, लाहौर शहर ज़मा पार जाएँ, लेकिन कहना यह है कि शायद सिक्योरिटी के सबब खुद गालिबन बानी तहरीकी ने हिदायत दी होगी या हिदायत ली होगी कि वो पेशावर रवाना हो गई हैं। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, बुशरा बीबी आई तो बनीगाला थी और उनका इरादा ये था कि यहाँ से वो जो है उनके तो कान में तकलीफ़ थी, उनका तिबी मुआयना करवाना था। उनका इरादा ये था कि वो लाहौर जाएंगी, शौकत खानम से चेकअप करवाएंगी और ज़मान पार्क में क़याम करेंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ख़ास तौर पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब और वज़ीर आला KPK और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जानिब से उन्हें लाहौर में क़याम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया और उन्हें यह मशवरा दिया गया कि वो लाहौर के बजाय पेशावर रहें और वज़ीर आला हाउस में क़याम करें और शौकत खानम पेशावर से अपना चेकअप करवाएं। इसी दौरान जो है वो सलमान अकरम राजा जब मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने फौरी तौर पर ज़राए PTI का ये कहना है कि उन्होंने बुशरा बीबी से रब्ता किया और उन्हें इमरान खान का ये पैगाम पहुँचाया गया कि वो लाहौर के बजाय जो है वो पेशावर जाएँ, जिसके बाद वो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो जो है वो पेशावर जाएंगी। और 6:35 पर ये इतलात थी कि उन्होंने जो है उनका काफ़िला जो है उसने पेशावर जो टूल प्लाजा है मोटरवे का वो क्रॉस किया था। जी अच्छा हमीद, आखिर में ये बताइए कि ख़ुद बानी तहरीक के हवाले से आज गालिबन पहली बार ये कहा गया था, बड़ा सख्त हुक्म आया था कि उन्हें 3 बजे पेश किया जाए। सिक्योरिटी रीज़न के सबब या और कौन से असबाब थे जिनके सबब आज उन्हें जेल नहीं अदालत में पेश नहीं किया गया? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़े वाज़े आर्डर्स आए थे कि उनको जो है या तो हाई कोर्ट में लाया जाए या वीडियो के ज़रिए जो है वो उनकी समात में उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए, जिसके बाद जो है वो जस्टिस इसाक को इस हवाले से इन चैम्बर जो है वो आगाह किया गया और जितनी जो उन्होंने डिटेल्स मांगी थी सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से वो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से और वज़ारत दिफा की जानिब से और अटार्नी जनरल की जानिब से उन्हें उस हवाले से ब्रीफ किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये ऑर्डर्स पास किए कि फौरी तौर पर वकला की टीम की जो है वो बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाई जाए, जिसके बाद सलमान अकरम राजा, फैसल फरीद चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं और शुएब शाहीन को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी गई और वो वहाँ पर अडियाला जेल जाकर उन्होंने मुलाकात की। शुएब शाहीन और फैसल फरीद चौधरी जो है वो तो पहले मुलाकात करके बाहर आ गए, लेकिन सलमान अकरम राजा की बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई और ज़राए के ये बता रहे हैं कि सलमान अकरम राजा की जानिब से एहतजाज वज़ीर आला KPK के किरदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात और 26वीं तरमीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात रहे हैं उसके हवाले से तफसीलन आपने आज तो खैर हम अपनी गुफ्तगू, क्योंकि बहरहाल अहम खबर है कई एतबार कि बुशरा बीबी के बारे में कहा जाता है कि 6:30 बजे जैसा कि हमीद लंगरा कह रहे थे कि उन्होंने क्रॉस कर लिया था और अब घंटा डेढ़ का रास्ता है, वो पेशावर पहुँच गई हैं और हिफाजती पेश के नज़र ही नहीं बल्कि गालिबन पेशावर में बैठकर वो ज़्यादा सरगर्मी से पार्टी को चलाएंगी। हमारे साथ रहिएगा कि 26वीं तरमीम तो पास हो गई, काजी फायद ईसा रुखसत हो रहे जा रहे हैं, नए चीफ हल्फ उठा रहे हैं, लेकिन उनसे पहले ही हमारे मंसूर अली शाह उम्रे पर रवाना हो गए। कोई लगा जो मैसेज था कि वो ना तो काजी फाइज साहब के फुल कोर्ट डिफरेंस में शिरकत करेंगे, ना या अफरीदी की हल तकरीब अल्फदारी में। यकीनन जिस तरह वो जा रहे हैं लगता यही है कि वो बहुत खुश आदमी नहीं हैं। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। 26वीं तरमीम तो बहरहाल पास हो गई, लेकिन इसने एक से कई ज़्यादा मसाइल खड़े कर दिए हैं। आइनी अदालतों की जगह आइनी बेंच होगी, तो ये कैसे फ़ैसला होगा कि कोई केस जो है वो आइनी अदालत में आइनी बेंच में जाए? फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होगा? फिर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का बालादस्त होगा या आइनी बेंच। फिर ये आइनी बेंच कह लें, आइनी अदालत ही वैसे ही है, ये कहाँ बैठेगी, इसका दफ्तर कहाँ होगा, इसका अमला अलग होगा, ये पार्ट होगा? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि आइनी बेंच का कमोबेश वही इख्तियारात होंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि आज सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और ख़त लिख दिया हमारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। और दरअसल ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ही ने रिवायत डाली थी ख़त लिखने की, जो मीडिया को जारी करते थे। आज उन्हें याद दिलाया जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 224 पर फुल कोर्ट बैंकिंग तक वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। यही अल्फाज माजी में हमारे मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के थे कि वो भी किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि 23 सितंबर 2023 तक के ख़त के मंदरजात दरख्वास्त के बावजूद 19 अक्टूबर में दर्ज नहीं किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती जब तक उस वक्त तक नई कमेटी से बनाए गए हिस्सा नहीं बनेंगे पेजेस का। और फिर बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं और उन्होंने वो बात जो यकीनन कह सकते हैं कि ज़्यादा सख्त पैगाम गया जब सर थॉमस मोर को उन्होंने कोट किया कि जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ की खातिर अपने ज़ाती ज़मीर को तर्क कर देते हैं तो वो तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ता पर अपने मुल्क की रहनुमाई करते हैं। और मंसूर अली शाह साहब का गिला शिकवा नहीं बल्कि एक लिहाज सकता है कि सॉरी टू से आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, गुस्सा इसमें नज़र आया कि हम इक़्तिदार में रहते हुए, यानी वो हुक्मरानों से कह रहे थे, ये भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं और तारीख़ उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। उससे भी ज़्यादा बड़ी ख़बर और जिससे यकीनन हम उस पार्लिमानी कमेटी को, इत्तेहादी हुकूमत को, इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं उनको यानी काजी साहब को, और जो मुस्तकबिल के यानी आई आफरीदी को धचका लगेगा। क्योंकि बहरहाल सीनियर मोस्ट जस्टिस की हैसियत से मंसूर शाह के लिए मुमकिन नहीं था कि वो उस रेफरेंस में बैठते जहाँ ख़ुद उनकी हैसियत दूसरे नंबर की होती है, तीसरे नंबर की। इसी तरह वो उम्रे पर चले गए अपनी फैमिली के साथ। और न सिर्फ ये कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं होंगे जैसे कि रवायत रही है, बल्कि वो जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ़ वफ़ादारी में भी नहीं होंगे। हमारे साथ बड़े सीनियर्ड लॉयर, फिर एडवोकेट जनरल रहे जहांगीर जदून साहब। शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो ख्याल ये रहा था कि 26वीं तरमीम के बाद मसाइल किस हद तक संभल जाएंगे, सुलझ जाएंगे, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मज़ीद उलझ गए हैं, गंभीर हो गए हैं। आइनी बेंच की क्या हैसियत होगी, सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत होगी, फिर आइनी बेंच का पूरा सब सेटअप कैसे बनेगा। आप तो माशाल्लाह पूरा अथॉरिटी रखते हैं, सब अपनी आंखों से पास्ट को भी देख चुके हैं, प्रेजेंट भी देख रहे हैं जदून साहब। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखें, इस तरमीम के आने के बाद जो है वो मामलात सुलझने के बजाय उलझ गए हैं और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं और इसमें पब्लिक को भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और मसाइल जो हैं और लोगों के मज़ीद बढ़ जाएंगे। केसों के फैसले अगर 20 सालों में होते हैं तो 5-7 साल ऊपर और लगा लें अगर यही सिस्टम रहा तो ये मसाइल जो है बजाय कम करने के मसाइल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और कल से अभी कितने ही केस जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह चुकी है जी कि ये एक आइनी बेंच सुनेगा। अब आइनी बेंच की क्या कंपोजिशन बनेगी, फिर उसका सेक्रेटेरिएट, फिर उसकी चीज़ें इधर उधर ट्रांसफ़र करते करते तो बड़ा काम लगेगा। तो फिर उसके बाद उसकी अपील कहाँ पे होगी, क्या मसले मसाइल होंगे,
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे अप्लाई करेगा नहीं करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पहले हुआ है 10 जजों का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 5 जजों का है या 3 जजों का है, तो वो उसको उस पे उसके क्या असर होंगे, वो क्या वो दोबारा रिव्यू भी सुन सकता है इस तरह ये रिजर्व सीट वाला है या नहीं, तो बड़े बड़े ही मसाइल आएंगे। जदूदा, आप नहीं समझते कि मोहतरम मंसूर अली शाह साहब का ख़त भी गैर मामूली है? वैसे तो ये रिवायत हमारे कादी फ़ाइद ईसा साहब डाल चुके हैं कि वो प्रेस को ख़त रवाना कर देते थे जो भेजना चाहिए था कहीं जिनको उससे पहले ही। तो उन्होंने न सिर्फ ये कि मैंने देखा कि ख़त गैर मामूली है और उन्होंने बहुत कुछ कह दिया इस ख़त में, साथ साथ गालिबन तकरीब हल्फ़ वदारी और में भी शिरकत नहीं करेंगे और रेफरेंस में भी शायद शिरकत ना करें। नहीं, डेफिनेटली देखें, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया तो उन्होंने एक्ट बनने से पहले उस बिल को ही स्टे कर दिया। तो फिर काजी फाइसा ने किसी भी बेंच से उन्होंने कहा जी पहले जब तक उसका फैसला नहीं आता तो मैं क्योंकि वो सीनियर प्यूनी जज थे कि उनको ये था कि मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठूंगा, तो वो अगर सस्पेंड कर दिया तो मैं किसी बेंच पे नहीं बैठता, पहले उसका फैसला होगा। अभी जो ऑर्डिनेंस इन्होंने निकाला था, काजी साहब की मर्जी से वो ऑर्डिनेंस आया था और वो इसके साथ एग्री थे। जब उन्होंने पहले पावर डायल्यूट कीजिए कि 3 सीनियर मेंबर जो हैं, जिस तरह अभी लिखा हुआ है 3 सीनियर मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे, तो ये जितने भी आनी तरमीमें टेलर मेड है, ये एक खास मकसद के लिए बनाई गई है कि किस तरह एक जज को जो है उसके आगे आने से रोका जाए। फिर सीनियरिटी के बजाय आप उन्होंने पैनल बनाया 3 का। तो अभी इससे मसाइल जो फिर ख़तों की आपको पता है रवायत सबसे पहले काजी फाइसा ने डाली, मीडिया को रिलीज करना, सबसे पहले वो खत लिखते थे, मीडिया को रिलीज कर देते थे। तो अभी चीज़ें बड़ी गंभीर हो गई हैं। अब इनको इस गुत्थी को सुलझाना जो है वो बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर सुलझ भी गई तो बड़ा टाइम लगेगा। जनाब, अगर चले ये तो एक तरफ रख देते हैं, लेकिन जो पार्लिमानी कमेटी कायम हुई तो उन्होंने कहा कि बहरहाल पार्लिमान को बालादस्त होना चाहिए। उन्होंने अमेरिका समेत इतनी बेशुमार मुल्कों की मिसाल दी जहाँ वो जजेस के में कलीदी किरदार अदा करते हैं। हमारे यहाँ बहरहाल तारीख़ मुख्तलिफ रही। पास में नवाज शरीफ साहब भी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी सज्जाद अली शाह को बाईपास करके लाई थी। नसीम हसन शाह किस तरीके से आए, किस तरह अनवर रुख साहब, ये पूरी एक तारीख़ है। लेकिन आप नहीं समझते कि बहरहाल पार्लियामान का एक रोल तो होना चाहिए जजेस की तैनाती में? जुर्न साहब नहीं, डेफिनेटली देखें, अगर आप उन ममालिक की एग्जांपल दें जी फलानी जगह पे पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए फिर आपकी जो पार्टियां हैं वो तो आज़ाद नहीं है पाकिस्तान के अंदर, नहीं आपकी पार्लियामेंट आज़ाद है, ना ही आपने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है वो आज़ाद है। उसमें ऐसे लोग देखें ना, मिसाल के तौर पर वहाँ पे तो किसी पार्लियामेंट को कोई करप्शन के केस में अंदर नहीं बंद किया जाता, जैली केस नहीं बनाए जाते, या पार्लियामेंट को चलाने वाला कोई और नहीं होता, पार्लियामेंटेरियन खुद होते हैं। तो वहाँ की मिसालें यहाँ पे फिट ही नहीं हो सकती, और ना ही वहाँ का ये कल्चर है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का तो कोई सिरे से नाम ही नहीं है। यहाँ ये इस पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला निज़ाम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो पार्लियामेंट जो है वो नंबर 1 इंडिपेंडेंट नहीं है, नंबर 2 पार्लियामेंट्री कमेटी में जो जिस तरह उनको पीछे से डायरेक्शन जाएगी पार्टी की, या जो पार्टी हेड को भी चलाते हैं उनकी जाएगी, या जिस तरह भी जो मैनेजमेंट होगी तो उसके मुताबिक चलेगी। तो अब जो इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है उसमें गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ जो है चीफ जस्टिस 1 पेज पे ये जो भी गवर्नमेंट आएगी, चाहे अभी इनकी है कोलिशन गवर्नमेंट है, इसके बाद कोई और कोलिशन गवर्नमेंट आ जाएगी, तो वो ये चाहते हैं कि जिस तरह दूसरी अपॉइंटमेंट होती है कि डिपार्टमेंट की, इस तरह जुडिशरी देखें डिपार्टमेंट नहीं है। जुडिशरी एक ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में 3rd पिलर ऑफ द स्टेट है जिसने आइन की इंटरप्रिटेशन करनी है। यहाँ पे आप मुलाजमत वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ें आगे पाकिस्तान की जो अदालती या जुडिशरी हिस्ट्री इसमें फेल हो चुकी हैं कि अगर आप पिक एंड चूज करेंगे अपनी मर्जी से तो डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, सीनियरिटी पे भी कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन वो नुकसान जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इतना कदगन नहीं लगाते जितना ये लगाते हैं। वो अगर नुकसान होता है, कुछ वैसे सीनियरिटी पे आता है, तो वो गवर्नमेंट को ये समझती है कि हमें तंग करता है। तो देखें, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन होती है वो एक प्राइवेट बंदा तो नहीं करता,
वो तो गवर्नमेंट का जो आइन है उसी के अंदर लिखा हुआ है कि आप रिट भी गवर्नमेंट को इशू करेंगे। और आज से देखें ना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर 60% जो लिटिगेशन है वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की आती है हाई कोर्ट के अंदर। अगर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का डिपार्टमेंट ठीक हो, गवर्नेंस आपकी ठीक हो, तो वहां पे हाई कोर्ट के अंदर 60% 50% जो लिटिगेशन है वो खत्म हो जाएगी। अब इतने पाकिस्तान में देखें ना, इस्लामाबाद के अंदर इतने क्राइम्स क्रिमिनल नहीं होते कि आप रोजाना कोई खबरें सुनते हैं कि जी आज 2 मर्डर हो गए, आज 4 मर्डर हो गए या क्रिमिनल। तो इसमें ज्यादा जो लिटिगेशन है वो बैड गवर्नेंस की वजह से हो रही है। इस चीज पे कोई तो नहीं देता। बैकलॉग तो जदून साहब आपको क्या लगता है, यानी आर्मी में तो खैर ये है कि अगर सुपरसीड किया जाए, जैसे मुशर्रफ साहब को, तो बाकी 8 लोग जो है वो रिटायर्ड हो गए थे। शायद हमारे यहाँ आपके जुडिशरी में रवायत नहीं है। सज्जाद अली शाह साहब 12वें नंबर पे थे, 8वें नंबर पे थे, बाकी जज बैठे रहे जैसे अजमल मियाँ वगैरह सीनियर मोस्ट होने के बावजूद। मंसूर अली शाह साहब को आप समझते हैं वो मुस्तकबिल में जिस तरह नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, क्या वो अब किसी ऐसी बेंच में बैठेंगे जहां उनका जूनियर सरबराही कर रहा होगा? मॉरली और प्रोफेशनली तो मैं नहीं कहता, प्रोफेशनली तो खैर होता है कि सीनियर और जूनियर साथ बैठें, लेकिन शाह साहब के हवाले से जो कुछ आ रहा था उससे मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो अगर चीफ नहीं रहे तो वो चीफ नहीं जैसे कि नहीं हुए तो वो मज़ीद बेंचों में बैठें। नहीं, यहाँ पे देखें कोई इस तरह की पहले रवायत नहीं है। वो तो किसी की ऑप्शन है कि वो रिटायर हो। अगर उस जज की देखें ना, कोई 2-4 साल नौकरी रहती है, वो डिलीवर कर सकता है, तो उसको कोई मजबूर नहीं कि ऐसा ये उसके अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला है। तो अगर वो चाहते हैं जी कि हम सर्व करना चाहते हैं, हम मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, हम इंसाफ अगर दे सकते हैं, देना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल में रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। अगर रिज़ाइन करेंगे फिर और चीज़ें कमज़ोर होंगी, फिर वो अपनी मर्जी के जज जो है और इंडक्ट करेंगे, तो उससे और हालात जो है फिर जुडिशरी कमज़ोर ही होगी। इसमें एज ए इदारा जो है वो ताकतवर नहीं हो सकता। सॉरी, मेरे ख्याल है हमारे जदून साहब से राब्ते में ज़रा मुश्किल में हो रही है। से कह रहे थे कि नहीं ये होता है कि आप बहैसियत जज जो है बैठे रहते हैं, लेकिन बहरहाल कहा यही जा रहा है और देखा यही गया है। और जिस तरह वो उम्रे पे रवाना हुए, दोनों तकरीब यानी फुल कोर्ट रेफरेंस में भी नहीं शिरकत करेंगे और तकरीब अल्फजारी में भी शिरकत नहीं करेंगे। तो मंसूर अली शाह जब एक तवील कैरियर के बाद अब यहाँ पहुँचे हैं, तो कोई बहुत अंग्रेज़ी मुहावरा है, खुश आदमी नज़र नहीं आते। इसी मौजू पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद करता है। वैसे तो आज बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी 26वीं तरमीम के हवाले से बड़ी तफसीली एक गैर मुल्की इदारे से की और उन्होंने उसमें बड़े इंकशाफात किए कि उन्होंने इसको किस तरीके से इसको काबिल कबूल बनाया। ये भी दावा किया कि हमारे पास नंबर पूरे थे, लेकिन बहरहाल 26वीं तरमीम ने मज़ीद बारों को भी और बेंचों को भी तकसीम किया है। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस शाइख उस्मानी साहब हैं, बड़े सीनियर सीजनड लॉयर और माहिर क़ानून और फिर जज के भी रहे। शुक्रिया जस्टिस साहब, आपने वक्त निकाला। तो जैसा अब ये गालिबन पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार होगा कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो जजों को तयन करेगी। और तो इसे किस तरह देखा जाए? एक तो ऐसा समझ जाता है कि जैसे यही देखिए कि जो फैसला आया उसमें जो तीसरे नंबर के थे उन्हें पहले नंबर का जज बनाया गया। इससे कंट्रोवर्सी मज़ीद बढ़ेगी जस्टिस साहब? देखिए, ये अगर आप देखें पाकिस्तान की तारीख तो शुरू से हमेशा एग्जीक्यूटिव यानी जो चीफ प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट किया करता था चीफ जस्टिस। वो जितने जजेस सामने होते थे उनमें से एक को पिक करके उनको अपॉइंट कर दिया करता था।
कोई ख़ास तरीका नहीं था करने का। तो वो चीज़ चली जा रही थी। फिर एक दफ़ा आपको याद है कि सज्जाद अली शाह साहब को जिस तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने सज्जाद अली शाह साहब को दूसरे जजेस के मुकाबले में उठा करके उनको चीफ जस्टिस बना दिया। उसके बाद फिर ये मामला चलता रहा, रिजेंटमेंट्स रही, उसके बाद प्रॉब्लम्स होते रहे। तो फिर फाइनली एक जजेस केस हुआ जिसमें कि अजमल मियाँ साहब ने फेमस जजमेंट दी। उसमें उन्होंने कहा कि सीनियरिटी पर बेस्ड होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। वो फिर बाद में एक अमेंडमेंट भी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर के उसके बाद वो पक्का हो गया। वो चलता रहा मामला। लेकिन जहाँ तक कि अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस का है, ये दुनिया की जितनी डेमोक्रेसीज हैं हर जगह पर ये पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, होता है। अब यहाँ तक कि तो अमेरिका में तो ये है कि वहाँ पे तो जो जज अपॉइंट होता है वो सेनेट उसको अप्रूव करती है, फिर वो अपॉइंट होता है, वरना अपॉइंट नहीं हो सकता। इंग्लैंड में तो खैर बहरहाल मिक्सचर है। लॉर्ड चांसलर जो है वो कैबिनेट का मेंबर भी होता है और लॉर्ड चांसलर भी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये कोई नई अनयूजुअल चीज़ नहीं है कि पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई करने के लिए। अब पार्लियामेंट पे जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे लेकर के आए हैं, यानी एक सेनेट से 4 लोग और पार्लियामेंट से 8 लोग, और इन प्रोपोर्शन टू दी जो उनकी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, उसके तरह से। तो मेरे ख्याल में बाय एंड लार्ज ये ठीक है। जैसा आपने खुद कहा कि जब सज्जाद अली शाह को लाया गया तो वादे था कि, और इवन ये कि सॉरी टू से हमारे यहाँ तो लिसानी बुनियादों पर जुडिशरी तकसीम हुई है। भुट्टो केस को देख लें या बाद में केस देख लें, तो एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर और सदर की ख्वाहिश होती है कि वो उनके ताबे हो। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, और शहबाज शरीफ साहब ने उस सुप्रीम कोर्ट पे ही हमला कर दिया जो उनके खिलाफ फैसला ला रहा था। अभी भी आप देखिए किस तरह ये खड़े हो गए जुडिशरी के सामने। तो कैसे पार्लिमानी कमेटियों पर हम एतबार करने के वो आज़ादाना और गैर जानिबदाराना फैसला करेंगी जज साहब? देखिए, अब ये चीज़ तो आप खुद ही आप कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो कि यहाँ फ्री फेयर होता है। आपको याद होगा, इतनी दूर आप पीछे बच जाएं, आप 3-4 साल पहले की देखें, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन हो रहा था चेयरमैन सेनेट का। तो उसमें मुझे अभी तक याद है, वो एक MQM के एक सेनेटर थे, वो उनका इंतकाल हो गया। वो बड़े प्रोग्राम्स में आया करते थे, टीवी प्रोग्राम्स वगैरह में आया करते थे। तो वो उन्होंने खुद कहा, किसी ने कहा कि आप आ गए, उनका नहीं जी मैं आ नहीं गया, मुझे लाया गया। जैसे मैं अगर आखिर में जैसे आपसे एक आखिरी सवाल ये करूं कि आईनी कोर्टें या आईनी बेंचें खुद एक कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है, कौन फैसला करेगा? क्योंकि हमारे तो पॉलिटिकल केसेस होते हैं कि ये केस आईनी कोर्ट में बेंच में जाए या सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये एक प्रॉब्लम होगा शुरू में कि कोई जब केस जाएगा, क्योंकि हर केस में थोड़ा बहुत आइन का तो इतलाक तो होता ही है। तो बस कोई बात हो, लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ वो फिजिकल फ्रीडम है, 1000 चीज़ें होती हैं, हर एक में आइन तो ज़रूर मौजूद होता है। तो इसके मतलब जब भी कोई केस जाएगा तो सबसे पहले अगर जज नहीं सुनना चाहेगा तो ये कह देगा नहीं तो इसमें तो आइन इन्वॉल्व है, इस वास्ते मैं इसको सुन नहीं सकता। तो फिर ये वो वापस कर देगा, केस रिक्यूज कर देगा। ये प्रॉब्लम तो होगा, यकीनन होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए फिर जुडिशरी को इसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स, उनके पास पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने के। उसके लिए रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे उनको, जो आइन के तहत उनको पावर्स हैं। तो उसके बाद फिर ये मामला तय होगा। लेकिन ये मुश्किल तो ज़रूर सामने आएगी। वो तो इस तरह से हर एक चीज़ में मुश्किलात पेश आती हैं, इसी की वजह से अमेंडमेंट्स होती हैं। और इसी की वजह से शायख उस्मानी साहब, जैसे का भी कहना था, पहले ही गुफ्तगू हो रही है कि 26 में आइनी तरमीम बन गई, लेकिन उसके साथ ही एक पेंडोरा बॉक्स खुला है कि इसकी तशरीह किस तरह कैसे होगी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।